सर्जरी में पैसा कितना है? न्यूरो सर्जरी में बहुत पैसे है, पैसे की रेल पेल है भैया। आप देख नहीं रहे, हम घड़ी देखें, जूते देखें, शर्ट देखें। तो शर्ट देखें पैसे ही पैसे हैं भाई। इसमें आप न्यूरो सर्जरी में आके पैसे ही पैसे हैं। तो लोग कम है न्यूरो सर्जरी में, और स्कोप भी इसका बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान में न्यूरो सर्जरी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की दुनिया में है। आप ना पेशेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें। एक बंदा आपके पास आता है, एक बच्चा है, उसके कमर में दाने हैं। अभी सोचें वो कितना परेशान होगा वो बंदा। ठीक है, अगर कोई ऐसे ही उसको भगा देगा उठा के कि भाई ये करा लो, ये टेस्ट करा लो, वो करा लो, वो पहले ही परेशान है और कितना परेशान हो जाएगा। के अंदर फिर जो है ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज होती हैं, स्पाइनल ट्यूमर सर्जरीज होती हैं, फिर स्पाइनल डिस्क कोई डिस्क प्रोलैप्स है उसकी सर्जरी होती हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए सर्जरीज होती हैं। तो ये तो ये द लिस्ट ऑफ सर्जरीज सही है। बाकी जो बच्चे होते हैं उसके अंदर भी दे प्रेजेंट टू अस विद एमएमसी एंड हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस के लिए हम वीपी शंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजहरुद्दीन है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही ज़्यादा लोगों की जो एक ड्रीम फील्ड होती है उस हवाले से। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरा शेड्यूल हाउस जॉब का काफ़ी टफ चल रहा है, लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर दानियाल इस हवाले से मौजूद हैं। आज बात करेंगे डॉक्टर दानियाल से न्यूरो सर्जरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दानियाल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर सर? डॉक्टर दानियाल, मैं बेहतरीन। आज न्यूरो सर्जरी के हवाले से आपसे डिस्कशन कर रहे हैं और जी जी। आई होप बड़ी अच्छी डिस्कशन होगी न्यूरो सर्जरी के हवाले से। हम्म। तो डॉक्टर दानियाल, सबसे पहले तो आप बताएं आप क्यों आ गए इस फील्ड में? न्यूरो सर्जरी में आपने ऐसा क्या देखा कि आपने न्यूरो सर्जरी ज्वाइन कर ली? बस यार, न्यूरो सर्जरी चूज़ इसलिए की क्योंकि मुझे ये था ना बचपन से सबसे मुश्किल चीज़ क्या है। अच्छा। तो मैंने जब सर्च किया कि मुझे यही नज़र आया कि न्यूरो सर्जरी सबसे मुश्किल फील्ड है, तो उस टाइम पे तो इस वजह से ये चूज़ की थी। उसके बाद ये कि आगे इंटरेस्ट डेवलप होता गया, रोटेशंस की, इलेक्टिव्स किए, शुरू से ही जो है न्यूरो सर्जरी में, तो इसलिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया न्यूरो सर्जरी में। मतलब किस हवाले से मुश्किल है कि वर्किंग आवर्स इस तरह से होते हैं या फिर एज अ मतलब न्यूरो सर्जन जो नर्व्स का गेम होता है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है ये, क्योंकि इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारे जूनियर्स जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ इस फील्ड ने आपको टफ टाइम दिए? टफ टाइम तो जो है ना न्यूरो सर्जरी में नहीं, हर फील्ड में टफ टाइम आपके साथ हो सकता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप इंजीनियर बन रहे हो, आप कारपेंटर बन रहे हो, मैकेनिक हो या डॉक्टर हो, हर फील्ड में मुश्किलें आपके ऊपर आती हैं, ऐसी बात है। तो इसी तरह न्यूरो सर्जरी भी रेजिडेंसी तो इनिशियली काफ़ी, सबसे पहले तो एमबीबीएस आपके जो है वो जो 5 साल होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, हाउस जॉब होती है। फिर आप पार्ट 1 देते हैं, जनरल सर्जरी करते हैं, देन आप सब स्पेशलिटी है न्यूरो सर्जरी, फिर आप न्यूरो सर्जरी में आते हैं। तो टफ ज़ाहिर सी बात है, न्यूरो सर्जरी अपनी टाइमिंग्स के लिहाज से काफ़ी टफ है अगर आप दूसरी फील्ड से इसको कंपेयर करें ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा है। जैसे मेडिसिन में जो है वो, उसमें तो आपने बस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, कंसल्टेंट से आप ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये मसला हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मेडिसिन उसको दे देंगे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन सर्जरी में तो आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है ना, यू हैव टू बी एक्टिव एवरी टाइम। रात के 2 बजे आपके पास कोई केस आता है, 4 बजे केस आता है, आपने उसी वक्त ऑपरेट करना है। लाइक अक्सर औकात हमारे साथ ऐसा हुआ है कि आपको एक मैं बताता हूँ वाक़या ना, इवेंट बताता हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आया इनिशियली तो जीसीएस उनका 3/15 का था। ठीक है, हमने उसे प्रिपेयर वगैरह किया मिनिमम जीसीएस या? जी, मतलब मिनिमम जीसीएस 3/15। और बस ही वॉज ऑन कैरेटेड नर्व्स की सिर्फ नर्व्स चल रही थी, दिल की धड़कन चल रही थी। हमने उसे वेंट पे ले लिया। ठीक है, तो इट वाज अ लार्ज एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, दिमाग के अंदर क्लॉट बन जाता है, ठीक है, दिमाग की झिल्लियों के दरमियान, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। ठीक है, तो अब इसमें यही कि हमने उसी वक्त जो है फ़ौरन जैसे ही वो एडमिट हुआ, विद इन 5 मिनट्स विद इन 5 मिनट्स हमने उसको जो ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया, वहाँ से हमने ब्लड उसका मंगवाया अनक्रॉस, एक हाउदा फितर को अपनी डॉक्टर को भिजवाया हमने, वो ब्लड लेके आए, हमने सर्जरी शुरू की। विद इन हाफ आवर हमने एवैक्यूएट करके पेशेंट को शिफ्ट आउट कर दिया ओटी से। तो उसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। ये चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व, जैसे आप कह रहे हैं ना कि
अचानक से आपके पास पेशेंट आता है 3/15 का GCS है, मतलब समझ लें कि मरा हुआ है, ऑलमोस्ट सिर्फ उसकी दिल की धड़कन चल रही है। तो उस टाइम पे, उसी टाइम पे आपने जो है वो प्लान करनी सारी चीज़ों को प्लान करना, एनेस्थेटिस्ट को बुलाना, ठीक है, ऑपरेट करना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मुश्किल भी होती हैं, जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आप सीख जाते हैं। इवेंचुअली ये हुआ कि पेशेंट फॉर्चुनेटली बेहतर होना शुरू हुआ। पोस्ट ऑपरेटिवली GCS उसका 8/15 का था। उसके बाद बेहतर होते होते जब छुट्टी हुई तो वो अपने पैरों पे चल गई है। तो ये इसमें कि आपको बहुत खुशी होती है, जाहिर सी बात है, आप डॉक्टर बन रहे हैं तो इसमें ना ये चीज़ अच्छी है कि आपको जो रिस्पांस मिलते हैं ना, आपका जब पेशेंट ठीक होते हैं, वो जो खुशी होती है उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर दानियाल, अगर पाकिस्तान में कोई न्यूरो सर्जरी की तरफ आना चाह रहा है तो 5 साल MBBS हो गए, फिर 1 साल की हाउस जॉब हो गई, अब उसके बाद क्या पाथवे है पाकिस्तान में, ज़रा ये बताइए। हाँ, आपने जैसे बताया, पहले तो वही MBBS में आप MBBS कर लेंगे, उसके बाद पार्ट 1 देंगे, पार्ट 1 के बाद आप जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग जो है हमारे टाइम पे 2 साल की होती थी, और उसके बाद जो आपने सब स्पेशलिटी 3 साल ही करनी होती है। ठीक है, तो जनरल सर्जरी के दौरान ही आपकी रोटेशन भी लगती हैं। ठीक है, आपकी 4 रोटेशन लगती हैं, तो उसमें से आपके ऊपर होता है कि आपको कौन सी चूज़ करनी है। ठीक है, न्यूरो सर्जरी में जाना है, प्लास्टिक्स में जाना है, या आपने ऑर्थोपेडिक्स में जाना है, तो आपकी मर्ज़ी होती है। तो 2 साल तो आप जनरल सर्जरी करते हैं, उसके बाद फिर आप 3 इयर्स उसके बाद सब स्पेशलिटी करते हैं, मतलब न्यूरो सर्जरी। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है। पार्ट 1 अपना क्लियर करें, 2 इयर्स जनरल सर्जरी करें, उसके बाद फिर वंस अगेन यू हैव टू अप्लाई फॉर न्यूरो सर्जरी। कम इंस्टीट्यूशन हैं जो कि न्यूरो सर्जरी करा रही हैं, उसमें से एक JPMC है, जिना में हूँ, और आगा खान है, लियाकत नेशनल है, सिविल हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ज़्यादा तो हॉस्पिटल नहीं है। कराची की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो और भी हैं। कराची में ही 4 आई थिंक मेन जो है वो इंस्टीट्यूशन हैं जो कि न्यूरो सर्जरी में पार्ट 2 करवा रही हैं। डॉक्टर दानियाल, न्यूरो सर्जरी कितनी ज़्यादा कम्पेटिटिव है? अब अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं डॉक्टर बनने के बाद न्यूरो सर्जरी की तरफ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कितने डॉक्टर से मुकाबला करना पड़ेगा? न्यूरो सर्जरी रिलेटिवली ना टफ फील्ड है, जैसे आपको बताया। बहुत सारे लोग तो, जिस वजह से मैंने चूज़ किया है ना कि सबसे मुश्किल फील्ड है, बहुत सारे लोग इसी वजह से चूज़ नहीं करते कि भाई इतनी टफ फील्ड है, कैसे करेंगे। सही बात है। तो कम लोग आते हैं इसमें, एक बात तो ये है। ठीक है, हमारे पास भी जो है वो जो इंडक्शन हुई हैं, 4 लोगों की स्पेस होती है, तो उनमें से सिर्फ 2 लोग हैं। हालांकि आपको मैंने बताया कि इतनी कम जो है वो इंस्टीट्यूशन हैं, तो उसमें भी है कि लोग न्यूरो सर्जरी में ज़्यादा नहीं आते क्योंकि टफ फील्ड है, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा। तो लोग कम है न्यूरो सर्जरी में, और स्कोप भी इसका बहुत है क्योंकि पाकिस्तान में न्यूरो सर्जरी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की दुनिया में है। ठीक है, तो स्कोप तो काफ़ी है न्यूरो सर्जरी में, और काफ़ी एडवांसमेंट्स भी हो सकती हैं न्यूरो सर्जरी में। ठीक है, बस ये चीज़ यही है कि आप जिस फील्ड में भी जाए ना, तो आप उस फील्ड में सही से काम करें, डेडिकेटेड होकर काम करें उसमें। तो अगर आप डेडिकेटेड होकर उसमें काम करेंगे तो आपको उसका जो है बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा भी होगा। ठीक है, सेम गोज़ फॉर द न्यूरो सर्जरी। अगर आप पैशन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो क्यों नहीं, न्यूरो सर्जरी में भी आप आगे बढ़ेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली। डॉक्टर दानियाल, न्यूरो सर्जरी में पर्टिकुलरली किस तरह के केसेस आते हैं? क्योंकि हमारे पास न्यूरो मेडिसिन की फील्ड भी है, साइकेट्री भी है, और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स मोस्टली किस तरह के पेशेंट से डील करते हैं? आप जैसे कि कह रहे हैं ना न्यूरो सर्जरी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं न्यूरो मेडिसिन, ठीक है, साइकेट्री, तो वो तो मेडिसिन के ज़रिए इलाज करते हैं ना। अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ, हमारा काम सर्जरी है, तो सर्जरी जो है वो हमने करनी है। जैसे कोई पेशेंट आ जाता है, इसका बड़ा क्लॉट है, उसको इवैक्यूएट करना है, तो हम करेंगे। ठीक है, उसकी इवैक्यूएशन हमारा काम है। केसेस कौन कौन से आ जाते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, एज अ डॉक्टर, तो जो है आपको पता होगा एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा के पेशेंट्स आते हैं, सब ड्यूरल हीमाटोमा के साथ आते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन्स के साथ आते हैं, तो डिफरेंट, इसके अलावा ये तो आपके ट्रॉमा के अंदर केसेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके इलेक्टिव ओटीज़ के अंदर फिर जो है ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज होती हैं, स्पाइनल ट्यूमर सर्जरीज होती हैं, फिर स्पाइनल डिस्क कोई डिस्क प्रोलैप्स है उसकी सर्जरी होती हैं, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए सर्जरीज होती हैं। तो ये तो दे द लिस्ट ऑफ सर्जरीज। सही है, बाकी जो बच्चे होते हैं उसके अंदर भी दे प्रेजेंट टू अस विद
एमएमसी एंड हाइड्रोसेफलस के लिए हम वीपी शंट करते हैं, ठीक है, एमएमसी रिपेयर होते हैं। तो न्यूरोसर्जरी तो बहुत ही वास्ट फील्ड है और बहुत सारी सर्जरीज हैं हम जो कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। ट्रॉमा अलग है, इलेक्टिव अलग है। डॉक्टर दानियल, आपने जिस तरह से कहा कि हमारी इंडक्शन के दौरान जो है हमारी रोटेशंस होती हैं, जनरल सर्जरी में फिर रोटेशन होती है, आपके नज़दीक बेस्ट टाइम क्या है ये डिसाइड करने का कि हमें न्यूरो सर्जरी में आना है? क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट भी सोच रहा होता है कि उसको आगे जाके न्यूरो सर्जन बनना है, फिर वो थर्ड ईयर में उसकी रोटेशन स्टार्ट होती है, फिर वो न्यूरो सर्जरी को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करता है। तो आपके नज़दीक बेस्ट टाइम क्या है कि वो डिसाइड कर लें कि हाँ इसकी टफ फील्ड में अब मुझे आना है? एक तो ये होता है ना, आपको पैशन है, मतलब बचपन से आपको न्यूरोसर्जन बनना था जैसे मुझे बनना था, ठीक है, तो वो तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, आप जाहिर सी बात है न्यूरोसर्जन ही बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने डिसाइड किया ही नहीं है अभी तक, आप हाउस जॉब में आ गए हैं। तो अब ये है कि जब आप पहले तो ये डिसाइड करेंगे आपको सर्जरी की फील्ड में जाना है, मेडिसिन फील्ड में जाना है, ठीक है। मेडिसिन की फील्ड में जा रहे हैं तो फिर न्यूरोलॉजी में जा सकते हैं, न्यूरो सर्जरी की तरफ नहीं आ सकते हैं। अगर आप सर्जरी चूज़ कर लेते हैं रेजिडेंसी में, पार्ट 1 आप क्लियर करते हैं सर्जरी के अंदर, तो आप उसमें फिर ये कि जनरल सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो जनरल सर्जरी में फिर आपकी रोटेशन लगती हैं, तो आप रोटेशन में जब एज अ रोटेशनल पीजी वहाँ पे जाते हो तो वो अच्छा टाइम है एक एनालाइज करने का, समझने का। उधर आपको न्यूरोसर्जन्स की लाइफ स्टाइल के बारे में पता लग जाएगा, उनकी टाइमिंग्स के बारे में भी पता लग जाएगा, वर्कलोड के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आपको लग रहा है कि आपको कोई आसान फील्ड चाहिए ना, तो उसमें आपको सोना है, रेस्ट भी करना है, तो फिर तो न्यूरो सर्जरी आपके लिए नहीं है। न्यूरो सर्जरी टफ फील्ड है। आपने बताया है कि इसमें ऐसा भी होता है, हम कॉल्स पे पूरी रात जागते हैं, ठीक है, पूरी रात जागते हैं, सर्जरीज करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि पेशेंट मर रहा है और आप जाके सो रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये टफ फील्ड इस हिसाब से है कि यू हैव टू बी रेडी एवरी टाइम। ऐसा नहीं है आप 36 घंटे की ड्यूटी करके भी आप थके हुए होंगे फिर भी आपने काम करने हैं, ठीक है। तो फील्ड बहुत टफ है, लेकिन अगर आपको पैशन है, इंटरेस्ट है, तो इस फील्ड के अंदर आना चाहिए। और अगर आपने पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो न्यूरो सर्जरी जो है आप दुनिया भर में देख लें, न्यूरो सर्जन जो है दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, सही है। सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसी वजह से कमाते हैं कि टफ फील्ड है, सबसे मुश्किल फील्ड है, सही है। इसमें जो है पर्सनल लेवल में ऐसे डॉक्टर्स भी मैंने देखे हैं न्यूरो सर्जरी में, ऐसे हमारे सीनियर्स हैं, तो उनको देखे है, उनकी अच्छी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, सब कुछ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना तो जो बिग शॉट्स हैं, ठीक है, तो उनकी अगर आप लाइफ स्टाइल देखें तो वो ये कि पूरे दिन ही ऑलमोस्ट बिजी होते हैं, अपनी ओपीडी कर रहे होते हैं, फिर सुबह में राउंड कर रहे होते हैं हॉस्पिटल का, उसके बाद फिर सर्जरीज कर रहे होते हैं, 24/7 काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि न्यूरो सर्जरी टफ फील्ड है, पैसे जाहिर सी बात है इसमें है। तो डॉक्टर दानियल, जिस तरह से आपने बोला कि जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी सारे अभी इस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई एज एन अटेंडेंट अपने पेशेंट को लाना चाह रहा है, अब फिलहाल आप यंग डॉक्टर हैं, तो वो तो यही प्रेफर करेगा ना कि मैं एक अच्छे एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन से अपने पेशेंट का इलाज करवाऊँ। तो वो फिर ज़ाहिर है इतने एक्सपीरियंस 20-25 साल के जो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उस तरफ जाएगा। तो एज अ यंग डॉक्टर फिर क्या ये आपके लिए वो नहीं है, नुकसान नहीं है कि वो तो ज़ाहिर है उन पेशेंट्स को प्रेफर डॉक्टर्स को प्रेफर करेंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और प्राइवेट सेटअप पे फिर हमें सफ़र करना पड़ेगा एज अ यंग डॉक्टर। हाँ, इसमें मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, जाहिर सी बात है, एक ये प्रोसेस है ना कि आप जूनियर होते हैं फिर सीनियर होते हैं, इनिशियली तो आप एमबीबीएस स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तभी से आपको डॉक्टर बोलना शुरू कर देते हैं। हम तो याद है एमबीबीएस में पहला दिन था जब क्लास में गए थे, तो उसी दिन से कहा गया था आज से आप डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है, आप डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। तो डॉक्टर तो आप तभी से बन जाते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है आता रहता है, स्टेप टू स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। इनिशियली आप जो स्टूडेंट होंगे, फिर आप हाउस ऑफिसर बनेंगे, फिर आप जो है जूनियर रेजिडेंट बनेंगे, फिर सीनियर रेजिडेंट बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, तो फिर जूनियर कंसल्टेंट होंगे, उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो जो स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज़ होगी, जाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से आप उस लेवल के ऊपर आ जाएं, ठीक है। जहाँ तक बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरो सर्जन्स कम है पाकिस्तान के अंदर, एक तो न्यूरो सर्जन्स कम है, हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ भी कम है न्यूरो सर्जरी की, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप अपना सेटअप खोलें,
ठीक है, उसे इस्टेब्लिश करें। तो जितने पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, एक चीज़ ये थी कि जब मैं एमबीबीएस में था ना, तो एक हमारा एक ग्रुप था, तो वो इस्लामी बातें कुछ करते थे, हर दफ़ा कुछ बताते थे। उन्होंने एक ये बताया कि एक दफ़ा ये हुआ कि एक साहब थे, वो अपना घर बनवा रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने जो एक खिड़की बनवाई, तो खिड़की बनवाई तो बहुत कुशादा ज़बरदस्त खिड़की बनाई कि भाई यहाँ से जो धूप आएगी, सूरज आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, वेंटिलेशन होगी। तो उन्होंने जाके उधर बताया ये चीज़, ठीक है, तो अच्छी बात है, वो तो उन्होंने लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ से मुझे अज़ान की आवाज़ आएगी, तो फिर ये कि अज़ान की आवाज़ जब भी आती है तो उनको उस चीज़ का सवाब मिलता, और रोशनी जो आ रही है और जो वेंटिलेशन, वो तो अपनी जगह है ही। तो इसमें भी ऐसे ही है ना कि आप जो काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए करें, पेशेंट के बेनिफिट के लिए करें। तो आप पेशेंट के बेनिफिट के लिए करेंगे तो खुद ही आपके पास जो है ना, लोग भी आएंगे, पैसे भी आएंगे, फेम भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप उस तरफ नहीं जाएं, आप पेशेंट केयर की तरफ जाएं, सही है। बाकी ऐसा नहीं होता, आप जैसे मैंने ट्रेनिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे न्यूरो सर्जरी में, ऐसा नहीं होता। लोग जूनियर डॉक्टर्स के पास भी आते हैं ना, आपके एटीट्यूड वो देखते हैं कि वो कैसे बात कर रहे हैं आपसे, क्या आपको समझा रहे हैं। अब एक आप ना पेशेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें, एक बंदा आपके पास आता है, एक बच्चा है, उसके कमर में दाने हैं, अभी सोचें वो कितना परेशान होगा वो बंदा, ठीक है। अगर कोई ऐसे ही उसको भगा देगा उठा के कि भाई ये करा लो, ये टेस्ट करा लो, वो करा लो, वो पहले ही परेशान है और कितना परेशान हो जाएगा। अगर ऑन द अदर हैंड अगर उसे आप बैठ के सारी चीज़ें समझाते हो, बताते हो, तो आप खुद बताओ कि वो एक सीनियर डॉक्टर है, वो उसने सही से देखा भी नहीं, ऐसे ही भेज दिया टेस्ट कराने के लिए। एक डॉक्टर जो उसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, उसके पास जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इस फील्ड के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप पेशेंट से कैसे डील करते हैं, कैसे उससे बात करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। एटीट्यूड वाकई बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं देखा है जब मैंने हाउस जॉब में लोगों को काउंसिल किया है, तो वो कंसल्टेंट्स या पीजी से हटकर भी वो एक हाउस ऑफिसर के पास आना चाह रहे होते हैं कि बट एटलीस्ट इसने हमसे सही से बात तो की है। बिल्कुल तो एक एटीट्यूड एक डॉक्टर का मेरे ख्याल में बहुत मायने रखता है, ये हम अपने जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहेंगे। अच्छा डॉक्टर दानियाल, आप अभी जिन्ना हॉस्पिटल कराची में काम कर रहे हैं, जो इस वक्त कराची का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट सेटअप में काम करने में और प्राइवेट सेटअप में काम करने में न्यूरो सर्जरी या किसी भी फील्ड में क्या फ़र्क होता है? इसके अपने ना प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट में जैसे मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हैंड्स ऑन कम है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, उनके पास न्यूरो नेविगेशन भी है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, मतलब वो ज़्यादा एडवांस्ड है ना। तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा इन चीज़ों का पता होता है, उनके यहाँ जो टीचिंग सेशंस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट में ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो है आपको हैंड्स ऑन मैक्सिमम मिलता है, आपको हर चीज़ आती है। यहाँ का जो है मतलब फाइनल ईयर रेजिडेंट है, वो मतलब सारे केसेस खुद ही कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कि ट्रेनिंग का आप देखा जाए ना, तो हैंड्स ऑन गवर्नमेंट में आपको ज़्यादा मिलता है, जबकि अगर आप प्राइवेट में चले जाएँ तो ज़्यादा आप कहने कि सुपरवाइज ट्रेनिंग होती है, ठीक है, और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ होती है। बाकी दूसरा जैसे हमने बात किया ना, आपके एटीट्यूड का डिफरेंस भी होता है कि प्राइवेट में आपने देखा होगा पेशेंट से कितने अच्छे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट इज़ योर गॉड। लेकिन गवर्नमेंट में आपने देखा कैसे बात कर रहे होते हैं। तो लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, तो ऐसी बात है, हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि वैसे ही ट्रीट करें जैसे प्राइवेट में ट्रीट किया जाता है पेशेंट, सही है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप प्लान करते हैं कितना लेना, आप नहीं करते, ठीक है। बाकी टाइमिंग्स का भी एक मेन इशू होता है। अगर आप प्राइवेट के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सुबह आप 7 बजे जा रहे हो, वापसी का आपको कुछ नहीं पता होता, कभी 6 बजे फ़ारिग हो रहे हो, 7 बजे फ़ारिग हो रहे हो। ये तो टाइमिंग्स प्राइवेट में ज़्यादा हैं, ज़ाहिर सी बात है। गवर्नमेंट के अंदर ये है कि टाइमिंग्स आपकी थोड़ी सी कम होती हैं कंपेयर टू दैट, सही है। तो ये एक बेनिफिट है गवर्नमेंट में। डॉक्टर दानियाल, एज अ न्यूरो सर्जन आप भी अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, और ज़ाहिर है जो आगे आना चाहते हैं वो भी नहीं चाहते कि किसी किस्म का क्लैश हो और फैमिली लाइफ या तो डिस्टर्ब हो या फिर उनकी करियर की लाइफ डिस्टर्ब हो। वो चाहते हैं एक बैलेंस रहे।
तो एज अ न्यूरोसर्जन आप ये बताएं कि एक अपनी फैमिली लाइफ को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बड़ी एक ज़ाहिर एक फैमिली डिमांडिंग फील्ड है। फैमिली लाइफ को मैनेज करना मुश्किल होता है, ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी मुश्किल होता है। आप ख़ास तौर पे अगर न्यूरोसर्जरी में रेजिडेंसी कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, उसमें तो बहुत मुश्किल होता है। आप इतनी दफ़ा आपकी फैमिली उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपने उसको फैमिली सपोर्ट आपको चाहिए होती है। तो अगर आप मैरिड हैं, बीइंग शादीशुदा अगर हैं, तो मुश्किल होती हैं चीज़ें मैनेज करना, फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है आपको लाज़मी। ठीक है, जैसे आपकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, या बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप कॉल पे हैं, तो आप कॉल पे छोड़ के नहीं जा सकते ना, वहाँ भी तो पेशेंट हैं, आप सर्जरी कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे सर्जरी हो रही होती है, न्यूरो ट्रॉमा के अंदर बहुत बिजी हमारी कॉल्स होती हैं, वो तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फैमिली लाइफ तो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में जैसे आपको बताया ना, टाइमिंग्स थोड़ी सी रिलैक्स होते हैं आप कंपेयर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, टाइम आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी ये है कि एट द कंसल्टेंट लेवल फिर आप ये है कि जहाँ पे आपकी कॉज नहीं है, तो फिर आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा बेहतर हो जाता है, फिर आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली आप देखो ना, तो मैंने यही देखा है कि न्यूरो सर्जन्स की जो फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, डिस्पाइट दे हैव एवरीथिंग, लेकिन फैमिली लाइफ उनकी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फिर टफ फील्ड है, डिमांडिंग फील्ड है। अब वो सर्जरी कर रहे हैं 6-7 घंटे, 8 घंटे की सर्जरी, तो उस दौरान कोई अपना इशू हो जाता है, घर का कुछ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा। तो फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर सर्जरीज़ की बात करूँ मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो कितनी ज़्यादा ये सेंसिटिव सर्जरीज़ होती हैं और इनका प्रोग्नोसिस क्या है? हाँ, अच्छा ये चीज़ है कि न्यूरो सर्जरी में बहुत से जो लोग हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम नहीं आना चाहते न्यूरो सर्जरी में, क्योंकि यहाँ प्रोग्नोसिस तो है ही नहीं। जो पेशेंट आते हैं, इतनी मोर्टेलिटी है, जो आता है मर जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपकी मैं वो करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे मोर्टेलिटी ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस बहुत से पेशेंट हैं जो बेहतर होके जाते हैं। ट्रॉमा में तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होने वाली है मेरी रेजिडेंसी, तो मैंने यही देखा है कम से कम 80 to 90% पेशेंट्स तो ठीक होके जाते हैं। ये 10 से 15% पेशेंट हैं, जाहिर सी बात है वो एट द टाइम ऑफ अराइवल भी उनका ये होता है कि जीसीएस ख़राब होता है, वो बिल्कुल ब्रेन डेड होते हैं, तो उनको तो सेव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी हाँ है न्यूरो सर्जरी में, दूसरी फील्ड से तो ज़्यादा है। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या मोर्टेलिटी होगी, प्लास्टिक सर्जरी में तो मोर्टेलिटी नहीं होगी। या तो कोई बुखार के साथ आपके साथ आ जाता है, मलेरिया के साथ या किसी चीज़ के साथ, उसमें भी मोर्टेलिटी तो नहीं होगी। ये न्यूरो सर्जरी जाहिर सी बात है कि आप मोर्टेलिटी है, लेकिन आप ये देखें कि आप ऑपरेशन नहीं करते तब भी तो मरते हैं ना। तो आप इस मोर्टेलिटी को, इस 100% मोर्टेलिटी को अगर 15% पे भी लेके आ रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग आई थिंक। ठीक है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। बाकी ये हो गए ट्रॉमा के केसेस, उसमें मैंने आपको बताया। अब आप आ जाएँ इलेक्टिव केसेस के ऊपर। इलेक्टिव केसेस में भी प्रोग्नोसिस अच्छा है, आप एमएमसी रिपेयर होते हैं, शंट होता है फॉर हाइड्रोसेफलस, इन सब में प्रोग्नोसिस अच्छा है। इधर हम लोग लंबर पीआईडी के लैम्बेक्टमी डिसेक्टमीज करते हैं, उसमें भी प्रोग्नोसिस अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, फ्रैक्चर के साथ आते हैं, स्पाइनल फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आते हैं, जिसमें हमें जो फिक्सेशन की ज़रूरत होती है, वो पेशेंट्स बेहतर होके अपने पैरों पे चल के जाते हैं। तो हम तो, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मोर्टेलिटी हो रही है न्यूरो सर्जरी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर वो सर्जरी नहीं करवाते तो फिर क्या होता, फिर तो वो चलते नहीं। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल, सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसा भी होता है कि उनकी जैसे हम स्पाइन की सर्जरी कर रहे हैं, तो लोअर लिम्ब की पावर कम हो जाती है उनकी, इन्फेक्शन हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं। अगर सर्जरी नहीं करवाते तब भी ये मसले मसाइल होते हैं ना, वो तो और प्रोग्रेस हो जाते हैं। हम तो मोर्टेलिटी को और मॉर्बिडिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ट्यूमर सर्जरीज़ के अंदर भी हम मेनिंजोमा की जो सर्जरी करते हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। ठीक है, उसके अंदर पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। अब स्टेज 4 के साथ एक पेशेंट आ रहा है, तो उसमें तो विथ और विदाउट सर्जरी प्रोग्नोसिस तो उसका ख़राब है ना, लेकिन ये कि आप सर्जरी करके उसको एटलीस्ट कुछ एक होप तो है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो grade 4 जो एंड स्टेज के ट्यूमर्स होंगे, उसमें तो मोर्टेलिटी होगी। ठीक है। अच्छा, मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि न्यूरो सर्जरी की ओपीडी में ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं कि जिनके जो यंग केसेस होते हैं, लेकिन उनके जस्ट बैक पेन हो रहा होता है, और क्योंकि वो वर्टिब्रल डिस्क के पेशेंट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे केसेस जो है मोर्टेलिटी से रिलेटेड आते हैं।
तो डॉक्टर दानियाल इसी बात को एक्सटेंड करूँगा कि ये जो इस तरह के पेशेंट्स हैं ये मोस्टली ये हकीम और इस तरह के लोगों के पास जाते होंगे बनिस्बत न्यूरो सर्जरी, तो ये अवेयरनेस का क्या वो है जो एक पेशेंट को होनी चाहिए? अवेयरनेस के लिए यही है कि कैंप्स लगाने चाहिए। जैसे आपको बताया है ना कि न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, किस हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी है? बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं। और जाहिर सी बात है, जब लोगों को अपना इलाज नहीं मिल रहा होता ना, लोग क्या करेंगे, उन्हें सर दर्द होगा, कोई मसला होगा, वो लोकल डॉक्टर के पास चले जाएंगे। वो उनको मेडिसिन वगैरह, पेनाडोल जो है वो ये सब मेडिकेशन वगैरह दे देगा। अब वो ठीक नहीं होंगे तो कहेंगे कि यार क्या मैं ऑल्टरनेट क्या करूँ। अब अवेयरनेस ही है, उन्हें पता भी नहीं है कि न्यूरो सर्जरी भी कोई ऐसी फील्ड होती है जो इस चीज़ से डील करती है। तो जाहिर सी बात है वो दूसरी तरफ जाएंगे, वो हकीम के पास जाएंगे या कहेंगे कि भाई जादू हो गया है, कुछ हो गया है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है। इसके लिए मेडिकल कैंप्स लगाने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में, न्यूरो सर्जरी में पैसा कितना है? न्यूरो सर्जरी में बहुत पैसे है, पैसे की रेल पेल है भैया। आप देख नहीं रहे, घड़ी देखें, जूते देखें, शर्ट देखें। तो शर्ट देखें पैसे ही पैसे हैं भाई। इसमें आप न्यूरो सर्जरी में आके पैसे ही पैसे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, न्यूरो सर्जरी हर फील्ड के अंदर जो है ना, जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको पैसे मिलेंगे वहाँ पे। जैसे आपको बताया ना मैंने, वो जो आपको मिसाल दी थी खिड़की वाली, कि जो है भाई वहाँ से वो आप अगर ये कह लें कि वहाँ से अज़ान की आवाज़ आएगी तो नेकियां भी मिलती रहेंगी और साथ में रोशनी भी आएगी। तो उसमें भी यही चीज़ है कि आप अपने प्रोफेशन की तरफ डेडिकेटेड रहें, दिल लगा के काम करें जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है। दिल लगा के अगर आप जो है ना वो नर्स भी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, या आप दुकानदार बन जाते हैं, ठीक है, दिल लगा के अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पैसे आप डेफिनेटली बनेंगे आपके। सही है, मेहनत से काम करें, दिल लगा के काम करें, पैसे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। बाकी न्यूरो सर्जरी में पैसा है या नहीं है, अब जाहिर सी बात है आप बिल्कुल ही निकम्मे हैं और तो पैसा आपको न्यूरो सर्जरी में भी आप नहीं कमा पाएंगे, आप बिल्कुल परेशान रहेंगे। मेहनत से काम कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं, तो हर जगह पैसे हैं। तो अगर हम बात करें जो ये कंसेप्ट बना हुआ है कि 5 लाख जो है एक सर्जरी के चार्ज करते हैं एक न्यूरो सर्जन, या 10 लाख चार्ज करते हैं, तो ये इसमें इस बात में किस हद तक सच्चाई है? हाँ, जाहिर सी बात है, न्यूरो सर्जरी हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो सर्जरीज तो एक्सपेंसिव होती हैं इसमें। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है सब चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। तो न्यूरो सर्जरी तो एक्सपेंसिव फील्ड है, आप दुनिया में भी अगर देखें इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड, और सर्जरीज एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है। तो लेकिन आपके पास ऑप्शन होते हैं ना उसके अंदर, हमें जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोग, मेरे ख्याल से आजकल तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही जो है इलाज करवाते हैं अपना। ठीक है। न्यूरो सर्जरी की अगर आप बात करें, प्राइवेटली तो बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे आप कह रहे हैं 5 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो 15 लाख, 20 लाख, 1-1 करोड़ तक लोगों के खर्चे हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो न्यूरो सर्जरी जाहिर सी बात है बहुत डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव तो है, पूरी दुनिया में एक्सपेंसिव है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन आप ये भी देखें ना दूसरी तरफ, और भी यहाँ पे वेलफेयर जो जैसे इंडस हॉस्पिटल है, वो एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक कंप्लीट होगा, तो उसमें भी न्यूरो सर्जरी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो हर एक के लिए जो है, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसे SIUT आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या मोटो है? उनका मोटो है कि वी कैन नॉट लेट देम डाई बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव। अच्छी बात है वो। ठीक है। तो हम उनको मरने नहीं दे सकते कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इलाज सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें ज़रूरत है स्टेप अप होने की, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी। इंडस हॉस्पिटल अच्छा काम कर रही है, लेकिन न्यूरो सर्जरी अभी तक वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो ज़रूरत है कि न्यूरो सर्जरी इंट्रोड्यूस हो डिफरेंट जगहों पे। और यही है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दानियाल, जो जिन्ना हॉस्पिटल में इस वक्त एज अ रेजिडेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी काम कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छे तरीके से इन्होंने न्यूरो सर्जरी के तमाम डायमेंशंस कवर किए हैं, एंड आई होप न्यूरो सर्जरी के हवाले से आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे। डॉक्टर दानियाल के मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अगर कोई भी इस किस्म की गाइडेंस जो है उनके थ्रू हासिल करना चाहें तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानियाल, और बहुत शुक्रिया। थैंक यू।